कुछ फॉर्मूले देखेंगे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, एनसीआर से रिलेटेड, और ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ होंगे। यहाँ तो यूज़ करेंगे ही, अगला चैप्टर बाइनोमियल है, उसमें भी ये सारे एनसीआर वाले फॉर्मूले यूज़ होते हैं, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले। तो फॉर्मूले आपको याद रखने सारे। एक फॉर्मूला तो हमने लिख ही दिया है कि वैसे एनसीआर जब भी हम लिख रहे हैं तो एनसीआर का पहले तो आप मतलब समझें। एनसीआर का मतलब क्या होता है कि टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स हम सिर्फ चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जितने वेज होते हैं सिलेक्शन के वही डिनोट होता है एनसीआर से। एनसीआर इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए यूज होता है। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, हमने देखा इसका फॉर्मूला बनता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। यही था, ये फॉर्मूला तो हम पहले ही पढ़ चुके। एन सी आर होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब भी आप एन सी आर लिख रहे हो तो आर 0 से n तक ही होगा, यानी r मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, n हो सकता है। r की वैल्यू हो सकती है, जो कि n में से ही चूज कर रहे हैं ना भाई। अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट हैं तो ऑप्शन क्या हो सकता है, आपने एक भी चूज नहीं किया, दैट मीन्स की 0, और ज्यादा से ज्यादा आप n चूज कर सकते हैं। मान लो 5 बुक है आपके सामने और मैं कहता हूं इनमें से आप कुछ बुक ले लो, चूज करो, तो हो सकता है आप एक भी ना लो, या एक लोगे या 2 लोगे या 3 लोगे या 4 लोगे या सारे ले लोगे। तो 5C 0 हो सकता है, 5C 1 हो सकता है, 5C 2, 5C 3, 5C 4, 5C 5 मैक्सिमम हो सकता है, यानी NC 0 से NC n तक ही हो सकता है। बात में आ रही है। और ये तो अंडरस्टूड है कि n और r जो है वो दोनों इंटीजर है, इनफैक्ट नेचुरल नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ये। नेक्स्ट, NC 0 और NC n ये ऑलवेज 1 होगा, n चाहे कुछ भी हो। NC 0 एंड NC n की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी। 2C 0, 3C 0, 4C 0, 5C 0, ये सारे ऑलवेज 1 है। या अपर एंड लोअर अगर सेम हो जाए, 2C 2, 3C 3, 4C 4, 5C 5। वैसे भी देखो ना, अगर आप r को 0 रख दो, पहले NC 0 की वैल्यू निकालो, r को 0 रख दोगे, NC 0 तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और फिर ये n माइनस 0 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल। तो क्या हो गया, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो NC 0 1 हो। अगर आप NC n लोगे, r को n रख दोगे, तो n फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल। वैसे सिंपल सिलेक्शन से भी सोचो, NC 0 का मतलब क्या है कि आपने n में से एक भी ऑब्जेक्ट चूज नहीं किया, तो एक ही ऑप्शन किया आपने, मतलब आपके पास आपने एक ही ऑप्शन अपनाया कि एक भी नहीं चूज किया। या अगर n में से n सारे चूज कर लिए, तो एक ही तरीका हो सकता है। मान लो 5 बुक रखी है और 5 में से 5 आपको चूज करनी है, तो एक ही ऑप्शन है ना कि 5 में से 5 आपने चूज कर लिया। अगर 5 में से एक चूज करना हो तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा लूं, ये वाला लूं या ये वाला लूं या ये वाला लूं। लेकिन जब 5 में से 5 चूज करना तो एक ही ऑप्शन है, आपने सारे के सारे उठा लेने, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सिर्फ एक है। नेक्स्ट, NC 0 NC n ये दोनों हो गया 1। NC 1 की वैल्यू n होगी, NC 2 की वैल्यू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल होगा, NC 3 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल होगा, NC 4 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पैटर्न कुछ पता लग रहा है? NC 0 और NC n तो 1 होगा। NC 1 की वैल्यू हमेशा n आएगी, 5C 1 5 आएगा, 2C 1 2 आएगा, 3C 1 3। वैसे भी देखो 5C 1 का मतलब है कि सपोज 5 बुक है, आपको एक चूज करना है, तो 5 ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक। मान लो 5 बुक रखी हुई है आपके सामने ABCD, 5 में से कोई एक चूज करना, तो 5 ऑप्शन हो गए ना, ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं। तो NC 1 की वैल्यू हमेशा n होगी, NC 2 की वैल्यू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल होगी,
फॉर्मूले से भी निकालोगे तो NC2 क्या हो जाएगा, देख लो तो NC2 होगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो n माइनस 2 तक तो खत्म हो जाएगा, दो फैक्टर लास्ट के बच जाएंगे, कौन से n माइनस NC3 निकालोगे। अब पैटर्न देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऊपर फैक्टर बढ़ रहा है, NC3 ले रहे हैं तो ऊपर 3 फैक्टर हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। NC4 लेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर मैं NC5 लिखने को बोलूँ क्या वो लिखोगे, 5 फैक्टर ऊपर लिखोगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 बाई 5 फैक्टर। तो अगर कम फैक्टर है तो ऐसे लिख देना बेहतर होता है, ज्यादा फैक्टर है तो फैक्टोरियल में लिखे। अब अगर मान लो NC20 लिखने को बोलो तो NC20 में तो ऐसे 20 फैक्टर लिखने पड़ जाएंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, कितने लिखने पड़ेंगे, 20 फैक्टर, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम फैक्टोरियल में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, n फैक्टोरियल ओवर 20 फैक्टोरियल n माइनस। लेकिन अगर कम है, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, तो ऐसे लिख लेने में वैल्यू जल्दी मिल जाती है। अब जैसे NC0 या NCN है तब तो सीधा 1 हो गया, NC1 हो गया तो n 5C1 6C1 7C1 7C1 7 8C1 8 9C1 9। अगर NC2 है तो सीधा कहो n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, जैसे 10C2 है, n की जगह पे 10 है तो 10 माइनस 1 यानी 9 10 इंटू 9 बाई 2 हो। 10C3 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 फैक्टोरियल। 10C4 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर ज्यादा है, मान लो 100C 80 है, वैसे मुझे 80 फैक्टर लिखने पड़ेंगे, तो फिर फैक्टोरियल में लिखना। बोलो सही है। नेक्स्ट NCR, ये सारे फॉर्मूले की तरह याद रखना है जो भी मैं बता रहा हूं। NCR और NCN माइनस R ये दोनों सेम होते हैं हमेशा। जो वैल्यू NCR की होती है वही वैल्यू NCN माइनस R की होती है। इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं। NCR का ये फॉर्मूला है, ठीक, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस। अगर हम NCN माइनस R लिख रहे हैं तो R की जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, n माइनस R। अगर हम R की जगह पे n माइनस R डाल देंगे तो ये बन जाएगा n माइनस R और वो R बन जाएगा। फिर अगर आप R की जगह पे n माइनस R डालोगे तो जस्ट ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा n माइनस R फैक्टोरियल, वो बन जाएगा R फैक्टोरियल। तो कोई चेंज तो हुआ नहीं, सिर्फ इंटरचेंज हो गए। तो NCR और NCN माइनस R दोनों सेम चीज है। ये तो हो गया फॉर्मूले से देख रहे हैं। तो अब ऐसे लॉजिकली सोचें तो NCR और NCN माइनस R का क्या मतलब है। NCR का मतलब है कि n में से R ऑब्जेक्ट चूज करना। अगर आपके सामने n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उनमें से आपने R ऑब्जेक्ट चूज कर लिए, अलग कर दिए एक तरफ, तो दूसरी तरफ कितने बचेंगे, टोटल n थे, R अलग कर दिया तो दूसरी तरफ कितने हो गए, जैसे आप लोग अभी टोटल 7 लोग, 7 में से मैं 3 को अलग कर लेता हूं, मान लो इन तीनों को इधर कर दिया, दूसरी तरफ कितने बचे, 4 बच गए। तो 7 में से 3 अलग करोगे तो अपने आप ही दूसरी तरफ 7 में से 4 अलग हो जाएंगे। यानी 7 में से 3 चूज करना या 7 में से 4 चूज करना, ये दोनों एक ही बात है, दोनों सेम चीज है। क्योंकि जैसे ही आप 7 में से 3 को सेलेक्ट करोगे दूसरी तरफ 7 में से 4 अलग हो जाएंगे नहीं। 7 में से अगर मैं 5 को अलग कर दूं, आप 5 को इधर कर दो तो उधर 2 बच जाएंगे। यानी 7 में से 5 चूज किए तो दूसरी तरफ अपने आप 7 में से 2 अलग हो गए। तो 7C5 एंड 7C2 दोनों एक ही चीज है, 7C6 और 7C1 दोनों एक ही चीज है। तो अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अगर आप r को अलग कर देते हो तो दूसरी तरफ अपने आप ही n माइनस r अलग हो जाएंगे। और इसीलिए ये दिमाग में बिठा लीजिए कि आप इसलिए करें कि जो वैल्यू 20C0 की है वही वैल्यू 20C20 की होगी, फर्स्ट एंड लास्ट वाला सेम होगा। जो वैल्यू 20C1 की है वही 20C19 की होगी। क्योंकि आप 20 में से एक अलग करोगे तो दूसरी तरफ 19 अलग हो जाएंगे। तो 20C1 एंड 20C19 दोनों एक ही चीज है। 20C2 एंड 20C18 एक ही होगा। 20C3 एंड 20C17 सेम होगा। 20C4 एंड 20C16 एक होगा। 100C40 और 100C60 दोनों सेम चीज है। क्योंकि आप 100 में से 40 अलग करोगे तो दूसरी तरफ 60 अलग हो जाएगा। 100C20 100C80 सेम चीज है। 100 में से 20 अलग कर दो या 100 में से 80 अलग कर दो। तो वही कहा जा रहा है कि NCR और NCN-R सेम होते हैं। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे करें, ये जो NC0 से NCN तक होता है, NC0 NC1 NC2 NC3 NCN तक, जैसे 20C0 से 20C20 तक जाएगा, 7C0 से 7C7 तक जाएगा। इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं।
क्यों बोलते हो अभी बाइनोमियल में देख लेंगे। तो NC0 से NCN तक ये कहलाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमेशा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम होता है, यानी जो वैल्यू NC0 की होगी वही NCN की होगी। सेकंड वाला उधर से सेकंड वाला यानी सेकंड लास्ट सेम होगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट सेम होगा। जैसे अभी मैं कह रहा था कि आप 10C0 से 10C10 तक की वैल्यू लिखिए, 10C0, 10C1, 10C2, 10C3 कहां तक लिखेंगे, 10C10 तक। तो 10C0 और 10C10 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू 1 है। 10C1 एंड 10C9 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 10 है। 10C2 और 10C8 सेम है, निकालोगे दोनों 45 आएंगे। 10C3 एंड 10C7 सेम होगा। 10C4 एंड 10C6 सेम होगा, बीच में एक आ जाएगा 10C5। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट ये हमेशा सेम होंगे। तो अगला पॉइंट लिख लो, NC0, NC1, NC2, NCN, अगर ऐसे लिखें NC0, NC1, NC2, NCN आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और अगला पॉइंट ये कि अगर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लें इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, इक्विडिस्टेंट मतलब इधर से पहला उधर से पहला, इधर का दूसरा उधर का दूसरा, इधर का तीसरा उधर का तीसरा, तो ये हमेशा सेम होंगे, यानी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो लिख लो, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स equidistant from the beginning and from the end. Are always equal, are always equal. मतलब जो वैल्यू NC0 की है वही NCN की है, फर्स्ट एंड लास्ट सेम है। जो NC1 का है वही उधर से सेकंड लास्ट क्या बनेगा NCN-1, इससे पहले वाला। जो NC2 होगा उधर से थर्ड लास्ट NCN-2 सेम होगा। ये यहाँ से भी तो वही करें आप कि R को 0 रख दें, तो R को 0 रख देंगे तो जो NC0 होगा वही NCN होगा। R को 1 रख दें तो जो NC1 होगा वही NCN-1 होगा। R को 2 रख दें तो जो NC2 होगा वही NCN-2 होगा। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट। और ये कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाने वाली बात नहीं, ऑब्वियस है कि अगर हमारे पास सपोज 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से मैं 2 अलग कर रहा हूं तो अपने आप ही दूसरी तरफ 18 अलग हो जाएंगे। जैसे ही आप इधर 2 अलग करोगे दूसरी तरफ 18 हो जाएंगे। तो 20C2 और 20C18 सेम चीज है, 20C3, 20C17 सेम चीज है, 20C4, 20C16 सेम चीज है। बोलो ठीक है ये। ना ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं NC0 से NCN तक, इनकी जब हम वैल्यू लिखते हैं तो पहले इनकी वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, यानी सबसे छोटा क्या होगा NC0, फिर NC1, फिर NC2, मिडिल वाले पे पीक बन जाएगा और फिर वही वैल्यू दोबारा रिपीट होने लगती है, यानी एक स्टेप वाइज होगा। सबसे छोटा NC0, अगले स्टेप पे NC1, फिर NC2, फिर NC3, जो मिडिल में आएगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर वही स्टेप वाइज नीचे आ जाएगा। मतलब अगर आप 10C0 से 10C10 तक की वैल्यू लिखो तो 10C0 और 10C10 दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों सबसे नीचे हैं, वैल्यू क्या है दोनों की 1। 10C1 और 10C9 दोनों सेम लेवल पे, दोनों की वैल्यू 10 है। 10C2 और 10C3 थोड़ा दोनों सेम लेवल पे आ गए, दोनों क्या 10C2 एंड 10C8 दोनों सेम लेवल पे आ गए 45। फिर 10C3 और 10C7 सेम लेवल पे होंगे, 10C4 एंड 10C5 दोनों सेम लेवल पे होंगे। जो बीच में आएगा 10C5 वो पीक हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा 10C5, मिडिल वाला सबसे बड़ा होता है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में जो मिडिल वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वही ग्रेटेस्ट होता है। लिख लो, of all the binomial coefficients, the binomial coefficients at the middle is greatest. The binomial coefficient at the middle is greatest.
अब बीच में कई बार एक आएगा और बीच में कई बार दो आएंगे। अगर n इवन है तब तो बीच में एक ही आएगा। जैसे मैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं वैल्यू लिखता हूं 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4, 5 वैल्यू हो गई। तो बीच में एक आ रहा है, कौन आ रहा है? 4C2। यही ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा ये। ऐसे भी वैल्यू लिखोगे तो ये फर्स्ट एंड लास्ट दोनों 1 है, ये दोनों 4 है, 4C1 एंड 4C3। इसकी वैल्यू 6 है, तो 1, 4 एंड 6, और फिर वापस हो गया 4 एंड 1। तो बीच में जो आ रहा है ये ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट कौन सा है? 4C2। अगर मैं लिखता हूँ 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, इसमें कौन सा आ रहा है? इसमें सबसे बड़ा ये, ठीक। ऐसे ही मैं 8C0 से 8C8 तक लिखूंगा तो 8C4 ग्रेटेस्ट होगा, ऊपर वाले का जहां पे आधा बनेगा। 10C0 से 10C10 तक लिखूंगा तो 10C5 ग्रेटेस्ट होगा। 12C0 से 12C12 तक लिखूंगा तो 12C6 ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर आप NC0 से NCN तक ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट कब होगा? जब लोअर वाला अपर वाले का आधा होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 50CR है, R को क्या लें ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो R की वैल्यू क्या लेंगे? 25, आधा, ऊपर वाले का आधा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 100CR में R को क्या लें ताकि ये मैक्सिमम हो जाए, तो R को क्या लेंगे? 50। लेकिन अगर ऊपर वाला ऑड है तो बीच में दो पड़ेंगे। देख लो, अगर आप 7C0 से 7C7 तक लिखते, 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7, ठीक। तो 3 इधर से गए, 3 उधर से गए, बीच में दो पड़ जाएंगे। कौन से दो पड़ गए बीच में? 7C3 एंड 7C। तो ये दोनों ग्रेटेस्ट होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। जो वैल्यू 7C3 की है वही 7C4 की है। तो फिर अगर ऊपर वाला ऑड हो तो 7 का आधा कितना होगा? 3.5। 3.5 चूंकि बीच में पड़ गया तो उससे पहले वाला उसके बाद वाला ले लेंगे। यानी क्या लेंगे? 7C3 एंड 7C4 दोनों ग्रेटेस्ट होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों ग्रेटेस्ट होगी। अगर ऊपर वाला इवन है तो जस्ट आधा कर देना, इवन नहीं है तो आधा करके उसके आगे पीछे वाला लेना। मतलब क्या? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 100CR है, R को क्या लें ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। आपसे पूछा जाए कि 100CR की वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होगी, तो R को क्या लेंगे? 50। अगर मैं कहता हूं 45CR है, R को क्या लें कि ये ग्रेटेस्ट हो जाए, तो 45 का आधा होगा 22.5। ये इंटीजर तो है नहीं, तो इसका आगे पीछे वाला ले लेंगे। यानी क्या लेंगे? 45C 22 एंड 45C 23, दोनों ग्रेटेस्ट होंगे, यही दोनों ग्रेटेस्ट होंगे। अगर मैं कहता हूं 9CR है, R को क्या लें ताकि ये ग्रेटेस्ट होगा, तो 9 का आधा हो गया 4.5, तो 9C4 एंड 9C5 ये ग्रेटेस्ट होंगे। अगर मैं कहता हूं 70CR है, ये तो सीधा इवन है, R क्या होगा? 35 होगा। अगर लेकिन मैं अगर कहता हूं 75CR है, तो R क्या लेंगे? आधा लेंगे तो 37.5 हो जाएगा। यानी 75C 37 एंड 75C 38 ग्रेटेस्ट होंगे। समझ में आ रही बात? तो अगर n इवन है तो NCR मैक्सिमम तब होगा जब R जस्ट आधा होगा ऊपर वाले का, यानी क्या होगा? n/2। और अगर n ऑड है तो R जो होगा वो n-1/2 होगा या n+1/2 होगा, आधे से एक पहले वाला या जैसे सर इसी को देख लो, 9CR है तो 9 का आधा क्या हो गया? 4.5, बट 4.5 तो लेंगे नहीं, 4 या 5 बोलेंगे, तो 9-1/2 या 9+1/2। यहाँ पे देखो 37 होगा या 38 होगा, यानी 75-1/2, 75+1/2। तो लिख लो, if n is even, if n is even, then NCR is maximum when R is equal to n/2। ये कब है? जब n इवन है, तब ये वैलिड है। समझ आ रही बात? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 20CR मैक्सिमम कब होगा, तो R जब 10 होगा। 30CR मैक्सिमम कब होगा? जब R 15 होगा, ठीक।
16 CR मैक्सिमम कब होगा, जब R 8 होगा। लेकिन अगर n इवन नहीं है, n ऑड है, लिख लो इफ n इज ऑड देन NCR इज मैक्सिमम when R is equal to n minus 1/2 और n plus 1/2। ये तब है जब n ऑड है। R या तो n minus 1/2 होगा या n plus 1/2। क्योंकि n/2 तो n ऑड है तो n 2 से डिविजिबल होगा नहीं, वो डिसिमल में हो जाएगा, तो एक पहले वाला एक बाद वाला, n minus 1/2 n plus 1/2। अब जैसे अभी मैंने कहा मान लो 9 CR है तो 9 का आधा तो 4.5 हो जाएगा, तो इसलिए 9 CR मैक्सिमम तब होगा जब R 4 होगा या 5 होगा। 11 CR है तो R 11 CR मैक्सिमम तब होगा जब R 5 या 6 है। 25 CR है मैक्सिमम तब होगा जब R या तो 12 है या 13 है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, अभी आपने फॉर्मूला देखा कि NCR और NCn-R सेम होते हैं। ये जो फॉर्मूला था मतलब फर्स्ट एंड लास्ट सेम होता है, सेकंड एंड सेकंड लास्ट सेम होता है, थर्ड एंड थर्ड लास्ट सेम होता है। तो इसीलिए अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है NCR इज इक्वल टू NCK, अगर ये लिखा हुआ है तो दो पॉसिबिलिटी है, R K के इक्वल भी हो सकता है और R N माइनस K के भी इक्वल हो सकता है। क्योंकि NCK को हम NCn माइनस K भी लिख सकते हैं। NCR और NCn माइनस R दोनों सेम होते हैं। तो अगर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, दोनों का अपर वाला सेम है, तो लोअर वाले दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और R जो है वो N माइनस K भी है। जरूरी नहीं है कि R और K सिर्फ इक्वल हो, मतलब ये डिफरेंट होगा तो फिर R N माइनस K भी हो सकता है। यानी R की वैल्यू क्या लिखेंगे, या n माइनस के। एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ कहीं पे 20 CR एंड 20 C8 अगर इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि R की वैल्यू 8 भी हो सकती है और R की वैल्यू 12 भी हो सकती है, क्योंकि 20 C8 एंड 20 C12 दोनों एक ही चीज है। 20 में से 8 अलग करोगे, 20 में से 12 अलग। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो R और 8 भी सेम हो सकते हैं, या फिर इनका डिफरेंस होगा, R या तो 8 होगा या 20 माइनस 8 होगा। तो R की वैल्यू जो हो गई 8 हो गई या 12 हो गई, 20 माइनस 8। ठीक है ये। नेक्स्ट, कभी भी आपको दो सक्सेसिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेना हो। सक्सेसिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं जिनमें दोनों में अपर वाला तो सेम होगा, लोअर वाले सक्सेसिव होंगे, लगातार होंगे। जैसे 20C3 एंड 20C4 सक्सेसिव है, 20C5 एंड 20C6 अपर सेम है, लोअर में सिर्फ एक का डिफरेंस हो। तो अगर आपको दो सक्सेसिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेना हो, NCR और NCR माइनस 1, अपर दोनों का सेम है, लोअर में एक का डिफरेंस हो, तो फॉर्मूला याद कर लो। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1/r। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, आप फॉर्मूले से निकाल के भी देखोगे NCR का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। NCR माइनस 1 उसी फॉर्मूले से लिख देंगे तो n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके सिर्फ ये बचेगा n माइनस आर प्लस 1 ओवर r। बट इसको याद रख लो क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ती है, बाइनोमियल में भी जरूरत पड़ेगा आगे चलकर, क्योंकि अक्सर हमें यह जरूरत पड़ेगा दो सक्सेसिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के रेशियो का। तो NCR और NCR माइनस 1 का अगर रेशियो लेना हो, ध्यान रहे सक्सेसिव कब बोलते हैं, जब दोनों का अपर सेम हो, लोअर में एक का डिफरेंस हो। तो लिखेंगे क्या, n माइनस आर प्लस 1 ओवर r। जैसे मान लो अगर आपसे आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, मान लो मुझे वैल्यू लिखनी है 20C8 बाई 20C7 की, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्या हो गया ये NCR या NCR माइनस 1। तो क्या फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1 ओवर r। n की जगह पे 20 है, r की जगह पे 8 है, तो क्या वैल्यू होगी इसकी 20 माइनस 8 प्लस 1 ओवर 8।
13 ही होगा ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 13/8। ठीक, या मान लो आपको वैल्यू लिखनी है 100C 50 100C 49, क्या वैल्यू होगा इसका? -50 + 1/50, तो ये हो गया 51/50। बड़ी वाली वैल्यू ऊपर होनी चाहिए और छोटी वाली नीचे। अगर उल्टा होगा तो फिर रेशियो उल्टा हो जाएगा। अगर ये ऊपर कर दूं NCR -1 ऊपर कर दूं NCR नीचे, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, R/n - R +। ठीक, अगर दो सक्सेसिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को ऐड करना हो, ये तो रेशियो लेना था। अगेन सक्सेसिव का क्या मतलब है? दोनों का अपर सेम होना चाहिए, लोअर सक्सेसिव होना चाहिए। तो कभी भी आप दो सक्सेसिव ऐड कर रहे हो, मान लो आप ऐड कर रहे हो NCR और NCR-1, अपर सेम लोअर सक्सेसिव, तो ऐड करके ये बन जाता है N+1 CR। अपर वाला एक इंक्रीज हो जाएगा और लोअर जो दोनों में से बड़ा होगा वो लिखा जाएगा। लोअर क्या लिखा जाएगा? जो दोनों में से बड़ा होगा, अपर वाले को एक इंक्रीज कर देगा। जैसे मान लो अगर मैं ये ऐड करने के लिए करता हूँ 8C5 8C6, क्या होगा ऐड करके? ये बोलो। 9C6। अपर वाले को एक इंक्रीज करना है, लोअर जो दोनों में से बड़ा होता है उसको लिख देना। ठीक, अगर मान लो मैं ये ऐड करने को करता हूं 10C3 10C4 11C5, 3 ही मान लो। अगर ये 3 ऐड करना, बोलो क्या ऐड करके? पहले ये दोनों ऐड करो, सक्सेसिव है, तो ये दोनों ऐड करके बनेंगे 11C। अपर एक इंक्रीज करना, लोअर बड़ा वाला लिखना, तो ये दोनों ऐड करके बनेंगे 11C4। देन 11C4 में 11C5 ऐड करोगे तो 12C5, तो ये 3 ऐड करके बन जाएंगे 12C5। ठीक, और देखो मान लो आपको ये ऐड करना है 20C13 20C14 21C15 22C16 23C17, ये चारों ऐड करके लिखना। आप एक बार में ऐड कर सकते हो। क्या बनेगा ये ऐड करके? देखो, फर्स्ट 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 21C14। 21C14 को इसके साथ ऐड करोगे 22C15, इसके साथ ऐड करोगे 23C16, इसके साथ ऐड करोगे तो 24C17, तो ये सारे ऐड करके हो जाएंगे 24C17। समझ में आई बात? बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, बाइनोमियल में भी जरूरत पड़ती है और यहां पे भी। एक और फंडा, अगर NC 0 से NCN तक सारे ऐड कर दिए जाए तो ये सम बनता है 2n। NC 0 से NCN तक का सम 2n होता है। जैसे अगर आप 4C0 से 4C4 तक सारे ऐड कर दोगे, 4C0 + 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4, तो ये 2/4 बनेगा, यानी 16 बनेगा। 5C0 से 5C5 तक सारे ऐड कर दोगे तो 2/5 बनेगा, यानी 32। 6C0 से 66 तक सारे ऐड कर दोगे तो 2/6 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। ठीक, एक प्रूफ तो इसका बाइनोमियल से, जो बाइनोमियल में देखेंगे एक लाइन का प्रूफ है सिर्फ, और एक लॉजिकल प्रूफ है। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो NC 0 से NCN तक का सम 2/n कैसे बन जाता है? अगर सिंपल लॉजिक है, देखिए NC 0 से NCN तक का मतलब क्या है? NCR का मतलब होता है n में से R ऑब्जेक्ट
चूज करना। मान लो आपके सामने मैंने 5 बुक्स रख दिया डिफरेंट, ठीक है, और आपसे कहा कि इनमें से कुछ बुक आप सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी कि आप जितना चाहो ले लो, हो सकता आप एक भी ना लो, हो सकता आप सारे लो। मैंने आपके सामने रख दिया, बोला जो मर्जी है इसमें से आप। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो 5 में से कोई एक भी नहीं लोगे, छोड़ दोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तो 5C 0, या एक लोगे तो 5C 1, या 2 लोगे तो 5C 2, 3 लोगे तो 5C 3, 4 लोगे तो 5C 4, 5 ले लोगे तो 5, यानी टोटल ऑप्शन आपके पास कितने हैं, 5C 0 प्लस 5C 1 प्लस 5C 2 प्लस 5C 3 प्लस 5C 4 प्लस 5C 5। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 2⁵ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 32 ऑप्शन है। कैसे 32? अब इसको दूसरे तरीके से अगर देखते हैं, सिलेक्शन के थ्रू ना गया, 5 ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे हुए, 5 बुक मैंने रख दिया आपके सामने, आपसे कहा जो मर्जी ले लो, तो आपने पहला बुक उठाया, देखा आपके काम का है या नहीं, आपके काम का है तो आपने रखा अपने पास, नहीं तो वापस कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो 2 ऑप्शन हो गए। पहले बुक के लिए आप उसको रख भी सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले बुक के लिए 2 ऑप्शन, फिर दूसरा बुक उठाओगे, फिर देखोगे आपके काम का होगा तो रख लोगे, नहीं तो वापस कर दोगे। तो फिर दूसरे बुक के लिए भी 2 ऑप्शन, तीसरे बुक के लिए भी 2 ऑप्शन, चौथे बुक के लिए भी 2 ऑप्शन, 5वें बुक के लिए भी 2 ऑप्शन। 5 बुक थे, कितने ऑप्शन हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, तो कितना हो गया 2⁵ यानी 32। तो अगर सिलेक्शन के थ्रू जाएंगे तो 5C 0 से 5C 5, और वैसे सिंपल देखेंगे काउंटिंग रूल के थ्रू, तो पहले बुक के लिए 2 ऑप्शन, दूसरे बुक के लिए 2 ऑप्शन, तीसरे बुक के लिए 2 ऑप्शन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 2⁵ यानी 32। समझ वाली बात। ऐसे ही 6 बुक होते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बुक्स तक तो 2⁵, 7 बुक्स होते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बुक्स तक तो 2⁵। तो NC 0 से NCN तक का जो सम हो जाता है वो 2⁵n हो जाता है। अब एक रिजल्ट याद कीजिए, ये सेट्स में लिखवाया था बट उसका प्रूव नहीं बताया था कि किसी सेट के अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2⁵n। वहाँ प्रूफ नहीं बताया गया था, जस्ट रिजल्ट लिखवा दिया गया था कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2⁵n। वो एक्चुअली इसी से आते हैं, NC 0 से NCN। क्योंकि जब आप सबसेट लिखते हो किसी भी सेट के, n एलिमेंट है तो आप सबसेट कैसे लिखते हो, एक तो एम्प्टी सेट लिखते हो, यानी n में से आपने एक भी एलिमेंट नहीं चूज किया, एम्प्टी छोड़ दिया, तो एम्प्टी सेट हो गया NC 0। फिर आप सिंगलेटन लिखते हो एक एक एलिमेंट वाले, यानी n में से एक एलिमेंट चूज करके आपने सबसेट बनाया, तो एक एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे NC 1। फिर 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे NC 2। फिर 3 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे NC 3। और ऐसे ही सारे चूज कर लेंगे n में से, यानी पूरा वही सेट ले लेंगे तो सबसेट बनेगा NCN, यानी सिर्फ एक। तो टोटल कितने सबसेट बन गए NC 0 से NCN तक, यानी 2⁵n। NC 0 हो गया नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट्स, तो एम्प्टी सबसेट एक ही होगा, NC 0 की वैल्यू 1 हो गई। NC 1 हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट, यानी सिंगलेटन सबसेट, ये हो गया NC 1। NC 2 हो गया नंबर ऑफ पेयर सबसेट्स, यानी पेयर जो जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, वो NC 2 हो गया। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स, NC 3 हो गया। एंड NCN हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स, जिसमें सारे ले लिए, तो NCN टोटल ऐड करके ये 2⁵n हो रहा। बोलिए सही है? चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्व। NC 20 करना, यानी आपको n की वैल्यू निकालनी। n की वैल्यू 10 कैसे होगा? 10 में से 20 कैसे सिलेक्ट करोगे? अपर वाला तो लोअर वाले से n की वैल्यू वैसे ही 50, तो सीधा ऑब्वियस से भी दिख रहा है कि 50 में से 20 ले या 50 में से 30 ले, दोनों एक ही चीज होगा। 50 में से 20 सिलेक्ट करोगे तो दूसरी तरफ 30 हो जाएगा। तो 50C 20 और 50C 30 सेम है, लेकिन इसको लिख के कैसे दिखाओगे? तो वो फॉर्मूला यूज करो। क्या फॉर्मूला बताया कि अगर NCR और NCK इक्वल हो तो 2 पॉसिबिलिटी होती है। अगर NCR एंड NCK इक्वल है तो या तो R और K इक्वल होंगे, और अगर R और K इक्वल नहीं हो रहे तो फिर R क्या होगा? N-K होगा। तो दोनों, कई बार दोनों पॉसिबिलिटी वैलिड होती है, कई बार इनमें से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी वैलिड होती है। तो अगर
NC20 और NC30 सेम है, तो 20 एंड 30 तो इक्वल है नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं है। तो फिर 20 को क्या लिखेंगे, n-30, या NC20 को आप NCn-20 लिख सकते हैं। तो वही बात हो गई, 20 क्या हो जाएगा, n-30 के इक्वल हो जाएगा। बोलो सही है। n क्या आ गया यहां से, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व CR plus 20C R plus 1 plus 21C R plus 2 is equal to 22C 7। सॉल्व करना है, यानी आपको R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू 5 एंड 13। अगर ये दोनों ऐड करोगे, सक्सेसिव है, दोनों का अपर सेम है, सक्सेसिव ऐड करते हो तो क्या लिखते हो, अपर एक इंक्रीज कर देते, लोअर जो दोनों में से बड़ा होता है वो लिखते हैं। तो जब हम ये दोनों ऐड करेंगे तो ऐड करके होगा 21C R plus 1, फिर 21C R plus 1 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 22C R plus 2। तो ये तीन ऐड करके हो जाएगा 2C R plus 2, दिस इज इक्वल टू 22C 7। बोलो सही है। ये तीन ऐड करके बने 22C R plus 2। और अब जब ये दोनों सेम है तो फिर वही प्रॉपर्टी, अगर NCR और NCK सेम है तो या तो दोनों का लोअर सेम होगा, या एक का लोअर दूसरे R जो होगा वो n-k होगा। तो या तो R plus 2 सीधा 7 हो जाएगा, या फिर R plus 2 इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि 22C 7 को हम 22C 15 भी लिख सकते हैं। एक ही चीज़ है, दोनों 22C 7 एंड 22C 15। तो दो पॉसिबिलिटी है, R plus 2 या तो 7 है या 15 है, क्योंकि 22C 7 एंड 22C 15 दोनों सेम है। तो R की दो वैल्यू है, 5 है या 13 है। तो R इज आइदर 5 और 13। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व। (21CR over 21CR minus 1 is equal to 9/2। सॉल्व करना है, यानी R फाइंड करना। हो गया। NCR और NCR माइनस 1 जब भी रेशियो लेते तो लिखते हैं n माइनस आर प्लस 1 ओवर R। तो ये 21 माइनस आर प्लस 1 ओवर R। तो ये हो गया 22 माइनस आर ओवर R। 9 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 44 माइनस 2R, ये हो गया 9R। तो R की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी। नेक्स्ट,
find the value of find the value of थर्टीन सी सिक्स प्लस 13C 7 प्लस 14C 8 प्लस 15 9 प्लस 16C। okay. हो गया, सीधा ही दिख रहा है। अगर इनको ऐड करें तो 14C 7, फिर ऐड करेंगे 15C 8, 16C 9, 17C 10। तो ये सारे ऐड करके होंगे 17C 10। ठीक, नेक्स्ट ये ऐड करो NCR माइनस 1 2 times NCR NC R plus 1 ऐड करके NCR minus 1 2 times NCR plus NCR plus 1। हो गया। देखो जो बीच में 2 टाइम्स NCR है उसको अगर दो बार लिख दूं अलग अलग ऐसे NCR प्लस NCR, फर्स्ट 2 ऐड कर दे और लास्ट 2 ऐड कर दे तो NCR माइनस 1 एंड NCR ये सक्सेसिव हो गए। तो ऐड करके अपर वाला एक इंक्रीज होगा, लोअर जो बड़ा वाला वो लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा ये N प्लस 1 CR। बोलो ठीक है। ये ऐसे ही नेक्स्ट 2 ऐड करेंगे तो N प्लस 1 C R प्लस 1। बोलो ठीक है। ये दोनों ऐड करेंगे तो अपर वाला एक इंक्रीज होगा, लोअर बड़ा वाला। और अब ये दोनों फिर सक्सेसिव हो गए, दोनों का अपर सेम है। तो बनेगा क्या ये ऐड करके N प्लस 2 C R प्लस 1। तो ये सारे ऐड करके बनेंगे N प्लस 2 C R प्लस। समझ में आई बात। नेक्स्ट ये सम बताएं 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 ऐसे हम 8C8 तक 8C2 से लेकर 8C8 तक। कैसे ऐड कर रहे हैं? अभी तो बताया कि NC0 से NCN तक का सम होता है 2n। तो अगर आप 8C0 से 8C8 तक ऐड करते तो सम होता है 2n। ये सम तब होता है जब आप 8C0 से 8C8 तक ले, बट इसमें दो नहीं है, 8C0 नहीं है और 8C1 नहीं है। तो वो दो कम हो जाएंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 8C0 एंड 8C1। 8C0 से 8C8 2n दो नहीं है, तो यही दो कम हो जाएंगे। 2n की वैल्यू क्या हो गई 256। 8C0 1 बनेगा, 8C1 8 बनेगा। सीधा याद रख लो NC0 हमेशा 1 बनता है और NC1 हमेशा n बनता है। तो ये हो गया 256 माइनस 9 247। कैसे रेट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम
9C0 plus 9C1, 9C1 plus 9C2, 9C2 plus 9C3, और इस तरह से लास्ट है 9C9 plus 9C8 plus 9C9। हो गया? नहीं हुआ? नाइन सी एट, 9C9 लास्ट। एन नहीं 9 है, वो एन गलती से लिख दिया, सारे 9 ही हैं, सारे 9 ही है, वो गलती से। देखो जब आप 9C0 एंड 9C1 ऐड करोगे, सक्सेसिव है ये, तो अपर एक इंक्रीज होगा, लोअर बड़ा वाला लिखा जाएगा, यानी क्या बनेगा ये 10C1। 9C1 एंड 9C2 ऐड करोगे तो 10C2, 9C2 एंड 9C3 ऐड करोगे तो 10C3, और लास्ट 9C8 और 9C9 ऐड करोगे तो 10C, तो ये बना 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 अप टू 10C9। 10C0 से 10C10 अगर सारे ऐड करते हैं तो बनता है 2⁻10। ये सम होता है अगर 10C0 से 10C10 है, दो नहीं है इसमें, एक तो शुरू वाला नहीं है 10C0, एक आखिर वाला नहीं है 10C10, तो वो दो कम हो जाएंगे, 10C0 10C10, 2⁻10 1 2 4। 10C0 की वैल्यू 1, 10C10 की भी वैल्यू 1, तो ये 1 0 2 2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, solve टू एन C3 is equal to 11 times NC3। सॉल्व करना यानी n फाइंड करना। 2NC3 दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो फैक्टोरियल से कर सकते हो, जो फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो 2NC3 हो जाएगा 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही NC3 हो जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 2NC3 हो गया 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक बोल रहा हूँ। NC3 हो गया n फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। ऊपर 2n फैक्टोरियल है, नीचे 2n माइनस 3 है, 3 कम है नीचे, तो डिवाइड करेंगे सारे कैंसिल होंगे, 3 फैक्टर जो कि नीचे कम है तो ऊपर 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे, लास्ट वाले 3 कौन से बच जाएंगे 2n 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2, इधर बच जाएगा 2n 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2, ठीक बोल रहा हूँ। ऐसे राइट पे 3 बच जाएंगे n n माइनस 1 एंड n माइनस 2, सही है। ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे 3 कम है, तो 3 बच जाएंगे, ऊपर लास्ट वाले 3 n n माइनस 1 एंड n माइनस। ऐसे सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, NC3 का एक फॉर्मूला वो भी बताया, NC3 लिखना हो तो n n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, वही लिख देते सीधा n n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल।
2nc3 को सीधा लिख सकते हैं 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल तो n भी दोनों साइड से कैंसिल होगा। इधर देखो लास्ट वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लें तो 2n माइनस 1 एंड n माइनस 1, उधर 11n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो ये n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। बचा कि अल्टीमेटली आपके पास 8n माइनस 4, इधर 11n माइनस 22, माइनस 7n माइनस 3n, और उधर हो गया माइनस 18, तो इनकी वैल्यू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व NPR is equal to NPR plus 1. NCR is NCR minus, दोनों फाइंड करना है, N एंड R दोनों फाइंड करना। हेलो, नहीं गेट कहाँ पेंट करना है, क्यों? तो सिर्फ ऐसे ही लग जाएगी, शीट पेंट क्या करना? नहीं पेंट का पहले हो गया। फॉर्मूला लगाओ पहले तो। NPR का क्या फॉर्मूला होता था? NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता था। n फैक्टोरियल एंड देन n माइनस NPR प्लस 1 क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल एंड देन दोनों का डिफरेंस n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। NPR लिखते हो तो n फैक्टोरियल फिर दोनों का डिफरेंस, ऐसे ही n फैक्टोरियल एंड दोनों का डिफरेंस। n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। इधर आप देख रहे हैं n माइनस r है और उधर एक कम है, यानी इधर एक फैक्टर ज्यादा होगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक फैक्टर चूंकि इधर एक्स्ट्रा है तो लास्ट वाला बच जाएगा। क्या बच जाएगा? n माइनस r, तो n माइनस r की वैल्यू हो जाएगी 1। बोलो ठीक है, ये बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। और इधर तो आप देख ही रहे हैं कि अगर हम NCR माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, NCR ओवर NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसी से डिवाइड कर दिया। ऐसे इसलिए कर दिया कि अब सीधा फॉर्मूला ये NCR ओवर NCR माइनस 1 का फॉर्मूला होता है n माइनस r प्लस 1 ओवर r होता है। दिस इज 1। n माइनस r की वैल्यू भी 1 आई है, तो इस वाले n माइनस r की जगह पे 1 डाल दो, जो ऊपर n माइनस r है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई r, तो r क्या आ गया यहाँ से 2, और r को 2 रखोगे इस वाले में तो n हो जाएगा 3। ठीक है, ये चलिए टेस्ट दीजिए, नीचे चल लो, नीचे ही टेस्ट दे दोगे।